नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं आपके साथ सुरभि तिवारी। तो कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार अब लगभग थम सी गई है। अब हर रोज 50,000 से कम केस आने लगे हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। एक्सपर्ट्स की माने तो भारत में कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है और इस संभावित लहर की मुख्य वजह होगी कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का तेजी से फैलना। बता दें कि भारत में दूसरी लहर कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से आई थी, लेकिन अब इसी वायरस ने अपना रूप बदल लिया है और इसे डेल्टा प्लस का नाम दिया गया है। तो कोरोना का ये वेरिएंट दूसरे के मुकाबले काफी तेजी से फैल रहा है। भारत के कई राज्यों में अब इस वेरिएंट से जुड़े केस लगातार सामने आ रहे हैं। पूरे देश से डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं, वहीं जिसमें सबसे ज्यादा 21 मामले महाराष्ट्र में है और इसके बाद मध्य प्रदेश की बारी आती है। यहाँ डेल्टा वेरिएंट के 6 केसेस अब तक मिल चुके हैं, जबकि तमिलनाडु और केरल से 3 केस अब तक सामने आ चुके हैं। तो महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा 9 मामले रत्नागिरी और वहीं फिर 7 जलगांव से मामले सामने आए, 2 मुंबई और एक पालघर थाने और सिंधुदुर्ग में है। तो केरल में मिले 3 मामले और वहीं इनमें से एक मामला 4 वर्षीय बच्चे का भी बताया जा रहा है। WHO के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट अब तक दुनिया के कई देशों में फैल चुका है और ये ट्रेंड जारी रहा तो फिर कई और देशों में तबाही मचा सकती है। आखिर क्या है ये कोरोना का नया वेरिएंट और क्या मौजूद वैक्सीन इससे लड़ने में कामयाब होगी? ऐसे में बड़ा सवाल कि नए वेरिएंट के खिलाफ कोरोना टीका कितना प्रभावी है। क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट से लड़ सकती है वैक्सीन? डेल्टा प्लस वेरिएंट से कैसे बचे? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर का खास पैनल जुड़ेगा जो आपके हर सवालों का जवाब देंगे। आप हमारे फोन नंबर 011-61362072 पर फोन करके सीधे देश के बड़े डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं और आप हमारे फोन नंबर जो हमने जारी किए हैं आप लोगों के लिए, आप उस पर कॉल करें और सीधे डॉक्टरों से आप अपनी समस्या को रख सकते हैं और जो डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा वो आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। यानी कि कोरोना से जुड़ी हुई जो भी समस्या है या फिर आपके परिवार में कोई कोरोना से संक्रमित है या होम आइसोलेशन में है, आप किस तरीके से उनका घर पर रहकर के इलाज कर सकते हैं, तो ये तमाम तरीके की जानकारी आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ करके ले सकते हैं। तो जिस तरीके से कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट सामने आया है, डेल्टा वेरिएंट का ये नया म्यूटेशन बताया जा रहा है जिसको डेल्टा प्लस का नाम दिया गया है। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट बेहद खतरनाक भी माना जा रहा है और दूसरी लहर में ज्यादातर लोग डेल्टा वेरिएंट के ही शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे में जहां एक और कोरोना की रफ्तार थमती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी ओर डेल्टा प्लस वेरिएंट ने जब से दस्तक दी है, तमाम राज्यों से ऐसी खबरें सामने आ रही कि लगातार डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आ रहे जो कि बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। तो डेल्टा वेरिएंट ही म्यूटेट होकर के डेल्टा प्लस बन गया है और इसी वजह से ये अब बेहद खतरनाक भी बताया जा रहा है, क्योंकि जो रिसेप्टर है कोरोना को लेकर के जिस तरीके से हमारा लंग्स फंक्शन करता है, तो उसमें जो रिसेप्टर होता है वो इससे बहुत जल्दी अपने अंदर प्रवेश ले लेता है और इसी वजह से बेहद खतरनाक माना जा रहा है। तो बचाव के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन बेहद जरूरी है। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम भी जुड़ चुकी है। डॉक्टर अंकित शुक्ला है हमारे साथ, मैनेजिंग डायरेक्टर है संजीवनी हॉस्पिटल से। वहीं दूसरे डॉक्टर हैं गीतम सिंह राजपूत जो कि एमडी है राजकीय मेडिकल कॉलेज से। तो आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। डॉक्टर अंकित, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, जिस तरीके से कोरोना के एक नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, लगातार अब नए नए मामले सामने आ रहे हैं, बच्चों में भी इसकी पुष्टि हो रही है, ऐसे में कितना घातक ये नया वेरिएंट बताया जा रहा है? नया वेरिएंट ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है, इसमें ये एक्चुअली म्यूटेंट है जी डेल्टा का। इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है, इसका जो फैलने की दर है 60% मोर फास्टर देन डेल्टा वेरिएंट और नॉर्मल कोविड वायरस, कोविड-19 जो पुराना वायरस था उससे कहीं 60% ज्यादा तेज ये वायरस फैलता है लोगों में, ह्यूमन टू ह्यूमन। तो इसलिए इसकी जो घातकता है इसलिए सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसके फैलने की दर बहुत ज्यादा है। ठीक है,
अब डॉक्टर गीतम आपसे भी जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से तीसरी लहर के लिए बताया जा रहा है, खासतौर पर बच्चों को बेहद सचेत रहने की जरूरत है, खासतौर पर जो उनके पेरेंट्स हैं उनके लिए भी ये चेतावनी जारी कर दी गई है कि आप जितना ज़्यादा अपने बच्चों का ध्यान रख सकते हैं उतना ज़्यादा आप अपने बच्चों का ध्यान रखें। खासतौर पर डाइट की भी अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके का डाइट फॉलो किया जा सकता है ताकि कोरोना की तीसरी फेज से बच्चों को बचाया जा सकता है, आपसे इस बारे में जानकारी चाहेंगे। जी डॉक्टर गीतम, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो। लगता है हमारी आवाज अभी डॉक्टर गीतम तक पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर वजाहत करीम, निदेशक है स्टार हॉस्पिटल के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर वजाहत। डॉक्टर वजाहत, आपसे यही सवाल रहेगा कि जिस तरीके से थर्ड फेज अब दस्तक देती हुई नजर आ रही है और ऐसे में इस बात के लिए पहले से ही चेतावनी जारी की गई थी कि थर्ड वेव में सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों पर रहेगा, तो बच्चे किस तरीके का डाइट फॉलो करें और किस तरीके की डाइट पेरेंट्स अपने बच्चों को दे सकते हैं उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इस बारे में सबसे पहले आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक डाइट का सवाल है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता डाइट से। डाइट जो भी जिस तरह की भी आप लेते हो, थोड़ा सा प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, फैट की मात्रा कम हो और कार्बोहाइड्रेट एनफ हो। तो डाइट तो अगर आप सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से अच्छी में आते हैं तो जरूर आपकी डाइट अच्छी होती होगी। वो डाइट कोई स्पेशली कोई एक्सेप्ट मोर ऑफ प्रोटीन, इसके अलावा कोई और वो नहीं है। ठीक, लेकिन यहाँ एक और चीज़ भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि ये भी कहा जाता है जैसे कि बच्चों को कई बार पेरेंट्स अधिक मात्रा में, चाहे कोई भी चीज़ हो, जैसे काढ़े की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि आप काढ़ा दे तो ज़्यादा सेफ रहेगा। काढ़े की क्वांटिटी भी एक हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कई बार को ये भी देखने को मिलता है दिन में 4 से 5 बार भी पेरेंट्स की तरफ से पिला दिया जाता है और कहीं ना कहीं अगर काढ़े को हम देखें तो वो गर्म होता है, तो ऐसे में हमारे शरीर में किस तरीके का बदलाव करता है, इसके लिए क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, आपसे ये भी जानेंगे। जहाँ तक काढ़े का या इस तरह की देसी इलाज का सवाल है, इसके बारे में बहुत ज्यादा स्टडी अभी नहीं हुई है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। काढ़ा हो चाहे पिशाना हो या कोई ऐसी भी चीज हो जो देसी दवाई मानी जाती हो, उस सब की एक्सेस हमेशा खराब होती है जी। दूसरे एक और बात मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो की मौतें होती है वो ज्यादातर इम्यून सिस्टम के बहुत ज्यादा काम करने की वजह से होती है। हाइपर जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है पेशेंट का, जब उसको साइटोकाइन स्ट्रॉन्ग होता है तो उसमें इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा होता है, तो ज्यादा इम्यूनिटी हो सकता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता, कुछ नुकसान शायद पैदा करती है। ठीक है डॉक्टर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। डॉक्टर अंकित, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटना चाहूँगी। डॉक्टर अंकित, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कई ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको बिल्कुल नॉर्मल अभी सिम्टम्स आने शुरू हुए हों अगर कोरोना के, और वो अपने आप को होम आइसोलेशन में रहकर ही अपना ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हों, तो ऐसे में क्या कुछ उपाय वो अपने लिए अपना सकते हैं और किस तरीके से घर पर ही रह करके वो अपने आप को तुरंत ठीक कर सकते हैं, इससे जुड़ा हुआ जो भी आपके पास उपाय है वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, प्रिकॉशन पहली चीज़ तो सबसे पहले काढ़े, गर्म चीज़ें इस्तेमाल करें और जी। बिना मेडिकेशन के तो जो मेडिकेशन किट गवर्नमेंट द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है वो मोर देन सफिशिएंट है हमारे ट्रीटमेंट के लिए। उसमें लगभग सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। विटामिन सी, हमको एंटीऑक्सीडेंट जितना अच्छी मात्रा में दे पाएँ उतना उचित है। एंटीऑक्सीडेंट लें, साथ में एंटीबायोटिक्स सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन प्रेफर्ड ड्रग है हम लोगों के लिए कोविड-19 के लिए, वो सरकार एक्चुअली किट वैसे ही बना के दे रही है, तो वो मोर देन सफिशिएंट है हम लोगों के लिए कि वो ट्रीटमेंट सफिशिएंट है जी, है ना। और पल्स ऑक्स से सैचुरेशन नापते रहें बराबर, कि कभी भी ऑक्सीजन सैचुरेशन डिप करे तो एटलीस्ट पेशेंट को उसके लिए ऑक्सीजन की नीड हो तो हॉस्पिटलाइज किया जा सके। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि निमोनिया फुलमिनेंट नहीं हो, बहुत ज़्यादा फैले नहीं। अगर निमोनिया फैल जाएगा तो वो तकलीफ में होंगे पेशेंट। ठीक, यानी कि आपसे एक और इसी मुद्दे को लेकर के हम थोड़ा और डीपली जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि हॉस्पिटलाइज्ड अगर होने की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें तुरंत ही डॉक्टर से रिकमेंड करना चाहिए, लेकिन कौन सा वो वक्त होगा जब एक पेशेंट को ये समझ में आ जाए कि अब शायद मैं होम आइसोलेशन में ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, तो मुझे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, मुझे हॉस्पिटलाइज्ड हो जाना चाहिए? देखिए,
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑक्सीजन सेचुरेशन पेशेंट को कंटिन्यूसली नापते रहना चाहिए, ठीक है ना, या फिर मरीज को घर पे ये महसूस होने, अगर आपके पास सेचुरेशन मापने का उपाय नहीं है कि भाई आप ऑक्सीजन सेचुरेशन घर पे नहीं नाप सकते, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको अगर सांस लेने में किसी भी समय ऐसी तकलीफ महसूस हो रही है कि आप सांस जितनी नॉर्मल सांस लेते हैं उससे कम सांस ले रहे हैं या सांस नहीं ले पा रहे हैं, या फिर सेचुरेशन 95% से डिप कर रहा है नीचे, तो आपको ज़रूरत है हॉस्पिटलाइजेशन की या फिर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने की कि आप उस चीज़ के लिए आगे परस्यू करें। जी ठीक है, डॉक्टर अंकिता हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ डॉक्टर गीतम सिंह भी बने हुए हैं। डॉक्टर गीतम, आपसे जानकारी चाहेंगे कि कई बार ये भी देखने को मिलता है कि चाहे बच्चे हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, लेकिन मास्क पहनने में खासतौर पर लापरवाही भी लोगों की तरफ से देखी जाती है। वो एक ही मास्क को 2-3 दिन, हफ्ते भर के लिए रिपीट कर देते हैं। आपसे सही टाइम जानना चाहेंगे कि कितने दिन के लिए हम एक मास्क को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कितने दिनों में, क्या एक दिन में बदल देना चाहिए या फिर हर रोज या हफ्ते भर के लिए, ये क्या सुरक्षित है? आपसे इस बारे में जानकारी चाहेंगे। जो हम लोग कपड़े वाला मास्क यूज करते हैं ना, उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट तो नहीं है, लेकिन जो सर्जिकल मास्क आता है, ट्रिपल लेयर मास्क होता है, सबसे ज्यादा जरूरी वही होता है। उसको 4 से 6 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। लेकिन जो N95 मास्क होता है वो आप पूरे दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बाद उसको अब रख सकते हैं, इसके बाद उसको धूप में डाल के रहने दे सकते हैं, और 4th या 5th डे फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। आफ्टर 72 आवर्स 96 आवर्स बाद फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं N95 मास्क को। लेकिन जो कपड़े वाला मास्क होता है उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। मेन सर्जिकल मास्क, ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क, इसमें 3 लेयर होती हैं। जो आपके जो फोमाइट होते हैं, ड्रॉपलेट होते हैं, उसको बाहर फैलने से बचाता है, और बाहर वाले के ड्रॉपलेट अंदर आने से बचाता है। तो सर्जिकल मास्क N95 मास्क ही कारगर है, और जो नॉर्मल कपड़े वाला मास्क अगर इस्तेमाल करना चाहें तो या तो फिर उसको एक सेकंड लेयर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, अंदर सर्जिकल मास्क पहन लिया, ऊपर से कपड़े वाला मास्क पहन सकते हैं। लेकिन कपड़े वाला मास्क बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। मेन ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क या फिर ऊपर से N95 मास्क। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आदमी चाहे, व्यक्ति चाहे, तो एक की जगह 2 मास्क इस्तेमाल कर सकता है, और 2 मास्क बहुत ज्यादा इफेक्टिव है कोविड से बचाने के लिए, बहुत ही ज्यादा। इवन अगर वो सैनिटाइजर का यूज नहीं करता, रेगुलर हैंड वॉश भी नहीं करता, और डबल सर्जिकल मास्क हमेशा पहने रहता है, फिर वो काफी हद तक कारगर है। ठीक, डॉक्टर गीतम आपके पास भी लौटेंगे। हमारे साथ डॉक्टर वजाहत भी बने हुए हैं। डॉक्टर वजाहत, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी हमने मास्क को लेकर के जिक्र किया, लेकिन यहीं पर कई बार ये आता है, और क्योंकि कई लोगों के मन में यह असमंजस भी रहता है कि 20 सेकेंड्स हाथ धोना क्या ज़्यादा बेहतर फ़ायदा देगा, या फिर अगर हम सैनिटाइज़र हर वक्त इस्तेमाल करते हैं तो हर वक्त सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना ज़्यादा फायदेमंद साबित रहेगा। हाथ अगर बहुत कम भी धोए तो भी चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप अपने साथ सैनिटाइज़र हर जगह कैरी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक अफवाह भी सोशल मीडिया पर इस बीच उड़ी हुई है, क्योंकि मैंने भी एक पोस्ट देखा था सोशल मीडिया पर जिसमें कि लिखा हुआ था कि अगर आप बहुत अधिक मात्रा में सैनिटाइजर का प्रयोग भी कर रहे हैं तो आपके हाथों की चमड़ी सख्त तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे कैंसर का खतरा भी पनप जाता है। तो इस अफवाह पर कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है इसमें, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, और कितने ड्यूरेशन तक के लिए हम अपने हाथों को धो सकते हैं? देखिए, जो 20 मिनट या 21 मिनट का जो टाइम दिया गया हाथ धोने के लिए, वही पर्याप्त है जी। साबुन से उसको हाथ दो 20 मिनट 20 सेकंड तक, और उसके बाद फिर आप चाहें तो सैनिटाइजर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने में ये डेफिनेट है कि स्किन हार्ड हो जाती है, और जो त्वचा संबंधी जो बीमारियां हैं उनके होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप घर में रहें तो एक बार साबुन से हाथ धो लें, और लेकिन जब बाहर निकले सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी हो जाता है। अब जहाँ तक बीमारी होने की बात है, क्योंकि बहुत दिन बाद 100 साल बाद ऐसी बीमारी हम लोग के बीच में आई है, तो अभी इसके बारे में रिसर्च चल रही है। सैनिटाइजर के नुकसान होते जरूर है, लेकिन फायदे ज्यादा है।
ठीक है डॉक्टर गीतम, एक और सवाल यहाँ ये भी रहेगा कि कोरोना काल में हमने कई बार को ये भी खबरें देखी और लोगों की परेशानियां भी जानने की कोशिश की, तो लोगों का ये भी कहना है कि मानसिक तनाव भी इस दौरान वो बहुत ज़्यादा झेलते हैं, बहुत ज़्यादा डील कर रहे होते हो खुद में, वो ज़्यादा किसी से क्योंकि बात नहीं कर पाते हैं, होम आइसोलेशन में भी वो अपने आप को अलग रखते दूसरों से ताकि दूसरों में संक्रमण ना फैले। हॉस्पिटल्स में भी यही देखा गया, कुछ लोगों ने सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लिया। ऐसे में जो मानसिक पीड़ा इस दौरान लोगों को होती है, वो अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को पॉजिटिव हमेशा रख सकते हैं? इसके लिए जी वो या तो रेगुलर नहीं कोई बुक्स हैं, अच्छी सी किताब है वो पढ़ते रहें। अच्छी किताब है, अच्छी किताबें मतलब कोई नॉवेल वगैरह जिस अनइंटरेस्टिंग किताबें कभी ना पढ़ें, इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ते रहें। अपना या कोई अपना कुछ गेम अपने आप में, कोई जो मोबाइल गेम्स भी होते हैं लेकिन अच्छे वाले गेम्स खेल सकते हैं, या फिर अपने आप को किसी से ही फोन पे बात करके वीडियो चैट करके अपने आप को बिजी रख सकते हैं। कुल मिला के अपने अंदर ये चीज ना आने दें कि हम बीमार हैं, क्योंकि अकेला आदमी अगर यही सोचता रहे कि हम बीमार हैं तो उसके नेगेटिव एनर्जी ज्यादा आएगी उसके अंदर, जो उसके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। और वो आदमी पहले तो ठीक है, बाद में भी कोविड से ठीक होने के बाद भी डिप्रेशन में जा सकता है। तो अपने आप को कोशिश करे बिजी रखने के लिए कैसे भी करके। कुछ सिंगल के गेम्स होते हैं वो खेलता रहे, अच्छी किताबें पढ़ते रहे, धार्मिक किताबें भी पढ़ सकते हैं और नोवेल भी वगैरह पढ़ सकते हैं, गेम्स भी खेल सकते हैं और टीवी वगैरह भी देख सकते हैं, मूवी वगैरह, सीरीज वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं अपने आप को बिजी रखने के लिए। कुल मिला के कोविड को छोड़ के काफी चीजें सोच सकते हैं वो। ठीक डॉक्टर वजाहत, आपके पास लौटेंगे। डॉक्टर अंकित, अब आपसे सवाल लेना चाहेंगे कि वैक्सीन को लेकर के अगर हम बात करें, क्योंकि कई बार को ये भी देखने को मिल रहा है कि कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा फीवर हो जा रहा है और उनका टेम्परेचर अचानक से रेज हो जा रहा है। कुछ लोगों को फीवर अगर आ रहा है एक दिन में चला जा रहा है, कुछ को नहीं भी आ रहा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका अगर फीवर आता है तो बुखार के बाद वो दायरा बढ़ जाता है, यानी कि 3 दिन, 4 दिन या 1 हफ्ते के लिए भी बुखार रह जाता है। तो ऐसे में क्या ये चिंता का विषय है? क्या ऐसे में उन्हें डॉक्टर से सजेस्ट करना चाहिए या ये मामूली बात है, वो ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल, ये एक बहुत मामूली बात है। वैक्सीन के बाद में ये माइल्ड सिम्टम्स लगभग सबको होते हैं, ठीक है ना। फीवर आना और किसी को हल्का फुल्का हेडेक होना, ये सिम्टम्स नॉर्मल हैं। किसी को इन सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं। और अगर ये थोड़ा प्रोलॉन्ग कर रहा है तो प्रोलॉन्ग करने का कारण कुछ और हो सकता है। इन स्पाइट ऑफ वैक्सीन का जो फीवर रहता है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 3 दिन, इससे ऊपर नहीं जाता। और उसके ऊपर अगर फीवर आ रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। मे बी वो कोई और तरह का बुखार हो सकता है, सीजनल फीवर या फिर कोई और बुखार। ठीक है, लेकिन डॉक्टर अंकित, सवाल ये भी हो जाता है कि कई बार को जो पेशेंट्स जब अपना टेस्ट करवाने जाते हैं, जिस दौरान उन्हें बुखार आया होता है वैक्सीन लेने के बाद, जब वो टेस्ट करवाने जाते हैं तो उनकी रिपोर्ट अचानक से पॉजिटिव आ जाती है और उनका ये कहना होता है कि हमारे अंदर लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं है। उन्हें टेस्ट आ रहा होता है, स्मेल आ रही होती है, उन्हें बाकी ऐसे कोरोना के कोई भी सिम्टम्स नहीं होते। तो ऐसे में ये क्या रिपोर्ट पॉजिटिव आना सही है या फिर ये मात्र एक वहम पैदा करने वाली बात हो जाती है? नहीं, अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, कभी भी वैक्सीनेशन के बाद में पॉजिटिव रिपोर्ट आना नॉर्मल नहीं है ना। अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है तो दैट मीन्स कि पेशेंट पॉजिटिव है। हो सकता है एसिम्प्टोमेटिक हो, जरूरी नहीं है कि सिम्टम्स हर पेशेंट में हो। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हो सकता है पर वो कैरियर जरूर है, वो लोगों को बांट सकता है। पर अपने लिए एसिम्प्टोमेटिक है तो उसको कोई समस्या नहीं है एटलीस्ट। पर होम आइसोलेशन ऐसे पेशेंट्स के लिए जरूरी है। ठीक है डॉक्टर गीतम, अब आपके वैक्सीन लेने के बाद से लोगों में एक असमंजस की स्थिति भी देखने को मिलती है। उनकी तरफ से लगातार सामने आती है, में बहुत ज़्यादा दर्द है, उन्हें तकलीफ हो रही होती है, शरीर में एक तरीके से उनके तरफ से ये भी शिकायतें की जाती है क्यों, या कई ऐसे तरीके की दिक्कतों से भी उन्हें रूबरू होना पड़ता है। तो ये होना क्या बिल्कुल नॉर्मल है या फिर इसके पीछे भी कोई वजह है? इसके लिए भी क्या डॉक्टर से सजेशंस लेना चाहिए या अपने आप वो ठीक हो जाएंगे समय रहते? फर्स्ट डोज लगने के बाद जनरली कंट्रोल टू दिक्कत रहती है जी, फीवर, बॉडी एक, डिस्पेप्सिया, भूख न लगना, खाने में स्वाद न आना, ये 8 to 3 डेज तक, 7 आवर तक ये दिक्कत रह सकती है। अगर 3 दिन से ज्यादा अगर ये चीज प्रोलॉन्ग हो रही है जी, तो फिर उन्हें डॉक्टर से सलाह ले लेना चाहिए। लेकिन अगर
3 दिन तक रहती है तो प्लेन पैरासिटामोल आती है 5 से 50 mg वाली, उस हिसाब से अपने वेट के हिसाब से उसको ले सकते हैं और विदिन 72 आवर रिलीव हो जाती है हर चीज। 72 आवर के बाद जनरली वैक्सीन रिलेटेड दिक्कत नहीं होती है। ठीक, और जनरली जो भी दिक्कत होती है 24 आवर में आ जाती है। जी ठीक। लेकिन डॉक्टर गीतम, एक और सवाल ये रहेगा कि कई बार को ये भी अफवाह उड़ा दी जाती है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स है वो बिल्कुल भी वैक्सीन ना ले। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या डायबिटिक पेशेंट वैक्सीन ले सकता है? ना, बिल्कुल लेना चाहिए। जो भी रिस्क फैक्टर, रिस्क एसोसिएटेड पेशेंट है, जो भी कोमोर्बिड पेशेंट है, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, डिसलिपिडेमिक, थायराइड, बहुत सारी जो भी कोमोर्बिडिटी है पेशेंट को, तो उसको तो वैक्सीन जरूर लेना चाहिए। उसकी इम्यूनिटी तो ऑलरेडी लो रहती है। अगर वो एक बार इन्फेक्टेड हो गया, उसमें निमोनिया बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं जी। अगर वैक्सीन नहीं रहेगी तो निमोनिया के कारण उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए वैक्सीन लेना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है ऐसे पेशेंट में जो कोमोर्बिड है, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, ओबीज, थायराइड, जो भी मतलब अदर कोमोर्बिड कंडीशन है उसके पास, उसको वैक्सीन जरूर लेना चाहिए। चलिए ठीक, डॉक्टर गीतम बने रहिएगा हमारे साथ। डॉक्टर वजाहत, अब आपके पास एक सवाल लेकर के आना चाहेंगे। सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी हम वैक्सीन को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, वैक्सीन के कई लोगों की तरफ से ये भी खबरें सामने आ रही है कि साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि कुछ चुंबकीय आकर्षण उनके शरीर के अंदर बन जा रहा है, जिस वजह से कुछ चीज़ें उनके साथ चिपकने लग रही हैं। और कुछ इसके साइड इफेक्ट्स के तौर पर लोगों का ये भी मानना है कि जिस तरीके से पहले वो काम करते थे वो उस फुर्ती के साथ में काम नहीं कर पाते। तो क्या ये नॉर्मल है या फिर कुछ साइड इफेक्ट्स वाकई में वैक्सीन के हो रहे हैं? मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं डायबिटिक हूँ, हाइपरटेंसिव हूँ, मैंने किडनी ट्रांसप्लांट कराया, मैं इम्यूनोसप्रेशन पे हूँ, लेकिन मैंने दोनों डोज दी है और एकदम फिलहाल अब ठीक लग रहा हूँ, तंदुरुस्त लग रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि वैक्सीन एक ऐसी चीज है जो इस कोविड की महामारी से हम लोग को निजात दिला सकती है। इसलिए किसी भी हालत में आपको कुछ भी हो, अब तो कल मैं देख रहा था कि गर्भवती महिलाओं को भी आईसीएमआर ने इजाजत दे दी जिसको भी वैक्सीन लग सकती है। तो शायद छोटे बच्चों के अलावा कोई नहीं बचा जिसको वैक्सीन लगाने का फायदा ना होता है। तो इसलिए वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए और पूरी दोनों डोजेस लगवानी। ठीक है, यहाँ एक हमारे साथ कॉलर पर जुड़ चुके हैं पीयूष। सबसे पहले तो पीयूष आपका स्वागत, और आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप अपना सवाल रखें। हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम बनी हुई है आपके सवालों का जवाब देने के लिए। हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे किसी को अगर कोविड हो चुका है जी और रिकवरी होगी है उनकी, तो अभी जैसे डेल्टा प्लस आ रहा है तो उनको दोबारा से इन्फेक्शन होने के चांस है या वो सेफ है वो लोग? ठीक, डॉक्टर वजाहत आपसे सवाल का जवाब चाहेंगे। जहाँ तक दोबारा इन्फेक्शन होने की चांसेस है, ऐसा कुछ केसेस में देखा गया है, लेकिन अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है तो ये मान के चलिए 99% चांसेस ये है कि आपको इस बीमारी से कम से कम चिंता रहेगी और बीमारी का जल्दी रिकवर भी हो जाएगा। दोबारा हो भी जाता है तो हो सकता है, दोबारा हो सकता है जरूर, लेकिन अगर इम्यूनिटी आपकी सही है, अगर आपने वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं तो आपको दोबारा होने के चांसेस बहुत ही नगण्य है। चलिए ठीक है, मैं डॉक्टर से दरख्वास्त करूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिएगा। इंडिया न्यूज ओपीटी भी लगातार जारी है, लेकिन इस वक्त हो चला है हेडलाइंस का। एसोसिएट स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रियम सोया बड़ी, प्रोटीन से भरपूर न्यूट्रियम सोया बड़ी, स्वाद भी सेहत भी। सह प्रायोजक डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। अयोध्या के विजन 2051 पर पीएम मोदी ने की हाई लेवल बैठक। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम रहे मौजूद। 20,000 करोड़ के विकास कार्यों पर की गई चर्चा। यूपी में आज से शुरू हुआ जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन। सुबह 11 बजे से शुरू हुआ नामांकन। उन्नाव से मालती रावत ने किया नामांकन।
किसान आंदोलन को लेकर खुफिया एजेंसियों का अलर्ट, दिल्ली पुलिस सीआईएसएफ को किया सतर्क, आईएसआई एजेंट आंदोलन की आड़ में भड़का सकते हैं हिंसा, आईएसआई के निशाने पर किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के आज 7 महीने पूरे, गाजीपुर में किसान आज निकालेंगे ट्रैक्टर रैली, सभी राज्यों में राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 3 दिवसीय कानपुर दौरा, कानपुर में सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राष्ट्रपति का किया स्वागत, कल अपने पैतृक गांव के दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति। तो चलिए एक बार फिर से इंडिया न्यूज ओपीडी को जारी रखते हैं। डॉक्टर्स की टीम लगातार हमारे साथ बनी हुई है और आप सभी से हम दरख्वास्त करेंगे कि आपकी टीवी स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है, उस नंबर पर आप कॉल करके डॉक्टर्स की टीम के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी अपनी कोरोना से जुड़ी जो भी समस्या है डॉक्टर से आप अपने सवाल को रख सकते हैं। डॉक्टर्स लगातार हमारे साथ बने हुए जो कि आपके सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर अंकित, मैं आपके पास लौटना चाहूंगी। अब सवाल ये भी हो जाता है कि वैक्सीन को लेकर के ये भी असमंजस रहता है, जो कोविड पेशेंट्स होते हैं वो कितने समय इंतजार करें अपनी पहली डोज लेने के लिए? डॉक्टर अंकित, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, डॉक्टर अंकित को लगता है मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। मैं डॉक्टर गीतम के पास जाना चाहूंगी। डॉक्टर गीतम, आपसे यही सवाल रहेगा कि अगर कोई कोविड पेशेंट है वो ठीक हो जाता है तो ठीक होने के बाद वो अगर वैक्सीन लेना चाहे तो कितने समय का इंतजार उन्हें वैक्सीन लेने से पहले करना पड़ेगा? डॉक्टर गीतम, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जो कोविड पेशेंट है उसको एटलीस्ट 1 महीने तक इंतजार करना चाहिए जी फर्स्ट डोज लेने के लिए। अगर वो पेशेंट इन्फेक्टेड हो चुका है तो 90 दिन यानी 3 महीने के बाद ही फर्स्ट डोज ले। जी ठीक। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने ये कहा कि 1 महीने तक कम से कम इंतजार करना चाहिए, लेकिन जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड में अगर ये दोनों वैक्सीन जो है कि क्योंकि भारत में यही दोनों प्रमुख रूप से चलाए जा रहे हैं और ऐसे में कितना गैप मेंटेन करना चाहिए पहली डोज और दूसरी डोज में? जो भारत सरकार के द्वारा गाइडलाइन है उसी के हिसाब से मेंटेन करना चाहिए। उसमें तो ना तो आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। जो सरकार द्वारा गाइडलाइन दी गई है उसी के हिसाब से अपने जो ड्यू डेट है उसी पर वैक्सीन लगवाना चाहिए। चलिए ठीक है। डॉक्टर वजाहत, अब आपके पास लौटना चाहेंगे क्योंकि तीसरी लहर अभी दस्तक दे रही है, ऐसे में बच्चों में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट के भी मामले सामने आ रहे हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर के कई बार चेतावनी डॉक्टर्स की तरफ से जताई जा चुकी है, तो डेल्टा प्लस वेरिएंट किन किन मायनों में खतरनाक है? कैसे पता चलेगा कि आपको अगर कोविड हुआ भी है तो डेल्टा प्लस वेरिएंट से ही आप संक्रमित हुए हैं? इस बात का क्या पता हम खुद से लगा सकते हैं या फिर जांच जब रिपोर्ट आ जाएगी केवल रिपोर्ट के माध्यम से ही हमें अंदाजा चलेगा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट है या नॉर्मल कोविड है? निष्कर्ष निकालना कि डेल्टा प्लस है या नॉर्मल कोविड है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि हमारे पास चलने के इसके बारे में पता करनी होती है। बड़े सेंटर्स में दिल्ली में मुंबई में ऐसा हो सकता हो तो टेस्ट नहीं पता सकते हैं, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करना नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल पीपल में मेरे ख्याल से अभी पॉसिबल नहीं है हिंदुस्तान में, भारत में। लेकिन इतना जरूर है कि जो कोवैक्सीन है वो तो 1 डेढ़ बाद दूसरी डोज ले सकते हैं और जो कोविशील्ड है उसका 84 दिन के बाद मतलब 7 हफ्ते बाद नहीं 12 हफ्ते बाद तीसरी डोज।
ठीक, डॉक्टर वजाहत आपके पास लौटेंगे। डॉक्टर अंकित भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अंकित, अब आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर भी एक असमंजस बना रहता है कि कौन सी वैक्सीन सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि लोग अपनी ऑप्शंस भी सामने रखना चाहते हैं। ऐसे में क्या ऑप्शन रखना उचित है? क्या दोनों ही वैक्सीन को लेकर के जिस तरीके से अफवाह फैलाई जा रही है कि एक वैक्सीन ज़्यादा कारगर है, दूसरी वैक्सीन ठीक है असर कर रही है लेकिन इतना नहीं कर पा रही है, तो आपको कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए, कौन सी नहीं? या फिर दोनों अगर आप लेते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है वैक्सीन अगर मिल रही है आप वैक्सीन ले लीजिए? एग्जैक्टली, आपको वैक्सीन मिल रही है, आपको वैक्सीन ले लेनी चाहिए, चाहे जो हो। आपको सबसे पहले इम्यूनिटी जरूरी है, इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, दैट्स इट। बाकी कोई भी वैक्सीन मिले आपको तुरंत लेना है। ठीक, आपके पास ऑप्शंस नहीं है, आपको जो ऑप्शन मिले वो आपको अपनाना है जी बस। ठीक, लेकिन डॉक्टर अंकित, सवाल ये भी हो जाता है कि लोगों की तरफ से ये भी कह दिया जाता है एक दूसरे को, क्योंकि ये मैसेज पास ऑन होता है और उसमें लोग ये बताने लगते हैं कि अगर आप कोवैक्सीन लेते हैं तो आप बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं, आपको फीवर नहीं आता। कई लोगों को ये भी डरा दिया जाता है कि कोविशील्ड अगर आप लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है, आपकी तबीयत बिगड़ जाती है। इस डर के वजह से भी लोग कोविशील्ड लेने से बचते हैं। तो इसके पीछे कितनी सच्चाई है? क्या वाकई फीवर सिर्फ एक ही वैक्सीन से आता है, दूसरे वैक्सीन से नहीं आता? नहीं, मिथ है ये बिल्कुल गलत है, लोगों की सोच है। ऐसा कुछ नहीं होता। जिस दोनों वैक्सीन से जिसको फीवर आना है वो आएगा, वो ऐसा कुछ नहीं है कि इससे आएगा और इससे नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जी चलिए ठीक है। डॉक्टर अंकित हमारे साथ अब डॉक्टर गीतम भी बने हुए हैं, तो डॉक्टर गीतम आपके पास लौटना चाहेंगे। कई बार डॉक्टर्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि अगर आप होम आइसोलेशन में हैं या फिर अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड भी हैं तो भी कोशिश करें कि आप अपनी दवाइयों के साथ साथ योगा भी प्रेफर करें, और जितना आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं उतनी जल्दी आप ठीक हो सकते हैं और आपके ठीक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके पीछे की क्या वजह बताई जाती है कि बार बार प्रोत्साहित उन्हें किया जाता है कि आप अपने आप को डिमोटिवेट ना करें? इसके पीछे क्या कारण? जी, इस पे मैं बेसिकली इम्यूनिटी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, आपकी पॉजिटिविटी का इम्यूनिटी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए कोशिश करके जब भी आप कोई भी बीमारी हो, अगर आप पॉजिटिव रहें, बीमारी के जिंदगी में कोई भी चीज़ हो, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप उसका मुकाबला आसानी से कर लेंगे। ये तो बीमारी है, मतलब पॉजिटिविटी पूरी लाइफ में जरूरी है, बीमारी में ही नहीं। जी ठीक, डॉक्टर वजाहत अब आपसे जानकारी चाहेंगे कि कई बार को जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं या फिर जिनको अस्थमा की दिक्कत होती है, तो उनके लिए भी ये कहा जाता है कि पहले आप अपनी रिपोर्ट लेकर के आए और उसके बाद से जब आप इस बात की जानकारी दे देंगे, वो जांच हो जाएगी, तब आपको वैक्सीन मिल पाएगी। तो क्या ये पेशेंट्स वैक्सीन ले सकते हैं या इनके लिए अनिवार्य है कि बिना रिपोर्ट अपने लिए वैक्सीन लगाने ना जाए? ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी मरीज किसी भी चीज से सफर कर रहा है, किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो, वो वैक्सीन ले सकता है। तो अब तो मैंने बताया जैसे आपको गर्भवती महिलाओं में भी आईसीयू ने अलाउ कर दिया है कि वो भी वैक्सीन ले सकती है। वैक्सीन दोनों सेफ है, दोनों बहुत कारगर है, और मेरे ख्याल से दोनों को लेने में आप किसी को, अब तो एक बार नया ट्रायल चला मिक्स मैच वैक्सीन का, जैसे एक बार कोविशील्ड लगाई, दूसरी बार को वैक्सीन लगाई, उसकी भी वो रिसर्च चल रही है, क्योंकि लोग कहते हैं ये आपस में चला कि वैक्सीन भी काफी इफेक्टिव होती है अलग अलग वेरिएंट के लिए। ठीक ठीक, डॉक्टर वजाहत। एक कॉलर हमारे साथ हरिचरण लखनऊ से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। आप अपना सवाल रखिए, डॉक्टर्स की टीम आपके सवाल के जवाब देने के लिए बैठी है। मेरा सवाल ये है कि मुझे कोरोना अगर हो चुका है और फिर मैंने वैक्सीनेशन अपना करा लिया है, तो क्या फिर मुझे होने के चांसेस हो सकते हैं? ठीक, डॉक्टर अंकित आपसे इस सवाल का जवाब चाहेंगे। जी, एक बार अगर कोविड हो चुका है तो बिल्कुल चांसेस हैं होने के। ऐसा नहीं है कि आपको प्रिकॉशन लेना छोड़ देना है, ठीक है ना। आपका इन्फेक्शन का परसेंटेज जो है वो कम हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, लेकिन डॉक्टर अंकित हरिचरण का ये सवाल है कि उन्हें कोविड हो चुका है लेकिन उन्होंने पहली डोज वैक्सीन की ले ली है, तो ऐसे में क्या अभी भी कहीं ना कहीं वो चांसेस है कि उनको कोविड हो जाएगा? देखिए, जो आपका वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन का और साथ में कोविड, देखिए इम्यूनिटी आपके शरीर में है, पर कोई भी इम्यूनिटी 100 है ना। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सेफ हूं। 80 to 100% का अभी भी रेशियो वो बचा हुआ है। 80 to 100% के बीच वो होने के चांसेस हैं, उसके लिए आपको प्रिकॉशन रखने हैं।
जी, ठीक डॉक्टर, जानकारी आपसे चाहेंगे कि कई बार को ऐसे पेशेंट्स भी हमने देखे हैं और वो लगातार सवाल हमारे ओपीडी में आकर के पूछते हैं कि उन्हें अगर अलग अलग तरीके की एलर्जीज होती हैं और कुछ वैक्सीन हो चाहे कुछ दवाइयाँ हो, उन्हें तुरंत ही रिएक्शन इसका हो जाता है। तो ऐसे में उन पेशेंट्स के लिए क्या वैक्सीन लेना सही है, या फिर अगर उन्हें किसी प्रकार की एलर्जी है तो वो उसकी पहले जाँच करवा ले, पहले अपने डॉक्टर से पूछ ले अगर वो इजाज़त। अगर उसको ड्रग एलर्जी है, किसी भी तरीके का ड्रग एलर्जी है, तब उसको जरूर अपने डॉक्टर से सलाह लेके ही वैक्सीन लगवानी चाहिए। अगर कॉमन एलर्जन से मान लिया डस्ट है, स्मोक है और मिल्क है, कुछ इटेबल एलर्जी है, तो थोड़ा चांस ले सकता है लगवाने का। लेकिन अगर ड्रग एलर्जी है तो डॉक्टर से सलाह लेके ही वैक्सीन लगवानी चाहिए। ठीक डॉक्टर, वजाहत अब आप कहेंगे कि कई बार को अगर महिलाओं का हम जिक्र करते हैं तो महिलाओं में भी चेंजेस होते हैं या फिर उनका शरीर अलग तरीके से बना होता है, तो ऐसे में क्योंकि मासिक धर्म से भी वो हर महीने गुजरती हैं, या जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है या जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती हैं, ऐसे में उनके लिए कितना सही है वैक्सीन लेना और क्या उनके लिए कुछ प्रिकॉशंस है? प्रिकॉशन जो है वही है तकरीबन। और जहाँ तक गर्भवती महिलाओं का सवाल है कि कल ही ऐसी रिकमेंडेशन आया है, इसमें उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाएं भी वैक्सीन को ले सकती हैं। गर्भ धारण के दौरान जितने हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होते हैं उतने किसी में कभी नहीं होते जी। तो मेरे ख्याल से अब चूंकि आईसीएमआर ने इसको अलाउ कर दिया है तो ज्यादा सभी लिए सेफ है और इसकी सेफ्टी और ठीक, यानी चिंता का कोई विषय नहीं, अगर वो भी चाहते तो वैक्सीन ले सकते हैं। ठीक डॉक्टर वजाहत। डॉक्टर अंकित, अब चाहेंगे कि अभी जिस तरीके से आज सुबह मैंने एक और सोशल मीडिया पर खबर पढ़ी थी जिसकी सोशल मीडिया पर ये अफवाह उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर दोनों डोजेस लगाने के बाद से उनमें एक तरीके का खतरा और पनप रहा है, जैसे स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल फेक न्यूज़ है और फेक गलत उड़ाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब सोशल मीडिया पे अननेसेसरी खबरें उड़ाई जा रही हैं। बिल्कुल एक 1.1% की सच्चाई नहीं है। अगर आप भी इस तरीके की किसी भी अफवाह से सामने आते हैं, इसी वजह से हम यही लगातार कोशिश कर रहे हैं दर्शकों की आपके जो भी सवाल है आपके सवालों के सारे जवाब मिल पाए, और जो भी अफवाहें भी इस तरीके के सामने आती हैं कि अगर आपको कुछ भी ऐसा है और सोशल मीडिया पर आपने ऐसे कोई मैसेजेस देखे उसे प्लीज़ अवॉइड कीजिए, और अगर आपके अंदर कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं तो डॉक्टर से सीखिए, अफवाहों पर ध्यान ना दें। वैक्सीन का नंबर जब आपका आता है वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। ठीक है डॉक्टर, ये भी तकलीफें हमने देखी है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, खासतौर पर युवाओं की भी अगर हम बात करें तो जिस तरीके से वैक्सीन लेने के बाद से ये कहा जा रहा था कि जब 60 प्लस के लोगों को वैक्सीन लगा था उस वक्त में इस तरीके की वीकनेस उनके बॉडी में नहीं देखी गई थी, जो कि अब जो वैक्सीन की डोजेस दी जा रही है उसके बाद से जो युवा वर्ग आता है तो युवा वर्ग का ये कंप्लेन रहता है कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ऐठन होती है, कमज़ोरी सी हो जाती है, इम्यून सिस्टम उनका डगमगा जाता है। इससे पहले भी मैंने आपसे ये सवाल किया, लेकिन कि क्या ये दोनों जो वैक्सीन लगाई गई है, जो एजेस डिफरेंस रखा गया था, क्या इस डोजेस में कोई अंतर है, इस वजह से इस तरीके के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? ना डोजेज जो ओल्डर एज में दी जा रही थी वही अडल्ट में भी दी जा रही है। डोज में कोई भी चेंजेस नहीं है, डोज वही दी जा रही है। ठीक क्लियर। अगर मान लीजिए कि किसी की तरफ से अभी ये जैसे अफवाहों की हम बात करते हैं और इस तरीके की अफवाहें उड़ाई जाती हैं, आपको वो खतरा, आपकी जान भी जा सकती है, जान जाने वाली जो खबर है ये बहुत ज़्यादा वायरल रही थी एक टाइम पे। वैक्सीन से क्या वाकई में जान का किसी भी प्रकार से कोई खतरा है? नहीं, ये बिल्कुल निराधार चीज है, कोई भी खतरा नहीं। वैक्सीन लगवाने से केवल फीवर, बॉडी एक होता है, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है। तो जनरल अगर कोई नॉर्मल भी इंजेक्शन लगवाता है तो उससे भी हो सकता है, तो ये तो एकदम निराधार बात है। ठीक डॉक्टर वजाहत, जानकारी आपसे चाहेंगे कि जिस तरीके से हमने कोरोना का फेज़ देखा, फेज़ 1 गया, फेज़ 2 आया, फेज़ 2 में बहुत ज़्यादा हमने देखा कि कैसे जब वेव 2 आया तो वेव 2 में एक तरीके की तबाही का मंजर हमने देखा, कई लोगों की जाने गई इससे। उसके बाद ब्लैक फंगस का खतरा भी हमने देखने को मिला। ऐसे में ब्लैक फंगस किस तरीके से पनपना शुरू होता है कोविड पेशेंट्स में, जो ठीक हो जाते हैं उनके अंदर भी देखने को मिला, बच्चों में भी देखने को मिल रहा है, तो हम कब सचेत हो जाए कि कहीं हमें तो ब्लैक फंगस नहीं? ब्लैक फंगस नॉर्मली किसी आपको तो कोई ज्यादा इंसिडेंस नहीं है, कोविड के बाद ही देखा गया है। ब्लैक फंगस कुछ लोगों को हुआ है, लेकिन ज्यादा लोगों में तो सर्जरी के द्वारा
ये दवाओं के द्वारा उसका उपचार कर दिया गया और ज्यादातर लोग ठीक हो गए। बहुत कम लोग ऐसे जिनको जिनकी डेथ हुई ब्लैक फंगस की वजह से। तो ब्लैक फंगस बेसिकली सफाई रखने से, और एक तो जो कहते हैं जो ऑक्सीजन की, जिन लोग बहुत लंबे समय तक ऑक्सीजन में रहते हैं उनको ब्लैक फंगस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि पूरे चैनल में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, जिसकी वजह से ब्लैक फंगस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, कोई बात नहीं है, इसकी दवा भी अवेलेबल है और ज्यादातर लोगों से ठीक हो जा रहा है। ठीक, लेकिन इस बीच में डॉक्टर वजाहत, सुना हमने ये भी था कि डॉक्टर्स भी ये सजेस्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं कि कोशिश ये होती है कि स्टेरॉइड्स ना दी जाए बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि स्टेरॉइड्स की वजह से भी खतरा ज़्यादा हो जाता है ब्लैक फंगस का। इस बारे में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये बिल्कुल सही है। स्टेरॉइड, पहली बात तो ये है कि सिम्टम नहीं, फीवर आने के 1 हफ्ते के अंदर यूजुअली किसी भी तरह से स्टेरॉइड अवॉइड करना चाहिए। स्टेरॉइड जब भी दिया जाए 7वें 8वें दिन के बाद, जब साइटोकाइन स्टॉर्म होने का खतरा रहता हो जी, तो बहुत जुडिशियल यूज जरूरी है इसमें स्टेरॉइड्स का। बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें, बहुत कम डोज इस्तेमाल करें, और जैसे ही साइटोकाइन स्टॉर्म से बाहर आए तो उसको धीरे धीरे टेपर करके विड्रॉ कर लें। और ख़ास तौर से जो ऑक्सीजन देने की व्यवस्था जो है, उसमें जो एक सिस्टम लगा रहता है, पानी के थ्रू होकर ह्यूमिड होकर ऑक्सीजन जाती है, ह्यूमिडिफायर लगा रहता है, उस ह्यूमिडिफायर के पानी को बेहतर हो कि आप बिस्लेरी का पानी या इस तरह कोई स्टेराइल पानी इस्तेमाल करें, उससे कम चांसेस होंगे ब्लैक फंगस होने के। ठीक है डॉक्टर वजाहत, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। हमारे साथ बाकी के 2 डॉक्टर्स भी बने हुए हैं, और ऐसे में डॉक्टर अंकित, अब आपसे सवाल का जवाब चाहेंगे कि जिस तरीके से खतरा बना हुआ है लगातार और थर्ड वेव अभी आना बाकी है, अभी इसने दस्तक ही दी है, खासतौर पर डेल्टा प्लस वेरिएंट की अगर जब हम चर्चा करते हैं तो डेल्टा प्लस वेरिएंट में ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से जैसे जैसे लोगों में मामले की पुष्टि की जा रही है, इससे मौतों का खतरा सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है। तो आखिर जो नॉर्मल कोविड के पेशेंट्स हैं और जो डेल्टा प्लस वेरिएंट के जो कोविड पेशेंट्स बताए जा रहे हैं, इनमें कितना ज़्यादा अंतर है? इसमें क्यों इतनी ज़्यादा मौतें बताई जा रही हैं? ठीक, लेकिन डॉक्टर अंकित, उससे पहले एक यहाँ पर हमारे साथ कॉलर डॉक्टर गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव जी, आपका बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल रख सकते हैं। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है कि सर, जैसे कि हमने कोविड की फर्स्ट वेव फेस करी, उसमें इतना ज्यादा खतरा नहीं था जैसा भी सेकंड वेव में रहा है, इतनी ज्यादा मौतें हुई हैं। और सर, एक जो नई चीज मिली हमें कोविड की सेकंड वेव में, सर पोस्ट कोविड जो पेशेंट है उसमें सर ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, सर ये जो नई सर जो फंगस निकले हैं, सर इनसे कैसे बचा जाए? जो अभी कोविड पेशेंट जो हो रहे हैं, जिन्हें कोविड हो रहा है, उनमें से किस तरह के पेशेंट में ऐसा खतरा ज्यादा है फंगस की बीमारियों का, और इससे कैसे बचें? ठीक, डॉक्टर अंकित जवाब चाहेंगे आपसे। जी, देखिए, जो ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और ये येलो फंगस की बात कर रहे हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कोविड पेशेंट्स में स्टेरॉइड का यूज़, जो स्टेरॉइड का यूज़ हुआ वो इतना ज़्यादा हुआ कि उसकी वजह से जो इम्यूनिटी थी वो इतना सप्रेस कर गई, इतना ज़्यादा दब गई कि उसकी वजह से अदर सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। बेड रिडन पेशेंट, क्योंकि बेड रिडन जब ऑक्सीजन कॉन्टीन्यूसली पेशेंट को दिया जा रहा है, तो ऑक्सीजन कॉन्टीन्यूसली लगा रहने की वजह से पेशेंट बेड रिडन रहा। बेड रिडन रहने की वजह से ऐसे पेशेंट्स की इम्यूनिटी और सप्रेस कर गई, जिसकी वजह से कॉन्टीन्यूसली उनको इम्यूनोसप्रेशन पर रखने की वजह से इनका ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन आना शुरू हो गया शरीर के अंदर। नॉर्मल पेशेंट्स में कभी भी कोविड पेशेंट्स में जिनमें इसका स्टेरॉइड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं किया गया, उनमें ये सब परेशानियाँ जो ठीक लगता है डॉक्टर अंकित की हमारी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है ठीक से, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। डॉक्टर गीतम हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर गीतम, आपसे इस सवाल का जवाब चाहेंगे। जी, कोविड में निमोनिया, ऑक्सीजन, स्टेरॉइड और इम्यूनिटी, लो इम्यूनिटी, ये 4 चीजें फंगस के लिए लीथल होती है। ये सब मिला के उसके पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा कम कर देते हैं जी। तो ऐसे में जब इम्यूनिटी बहुत कम होती है तो जो ब्लैक फंगस का स्वरूप होता है, रूप होता है, वो बहुत ही एग्रेसिव होता है, इन्वेजिव होता है, सीधा
जनरली वो साइनस से या नोज से जाके आँख पे पहले आँख में जाएगा, फिर उसके बाद ब्रेन में जाएगा। बस तो ये जो 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, ऑक्सीजन, निमोनिया, स्टेरॉइड और डायबिटीज, ये 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा लीथल है। तो कुल मिला के स्टेरॉइड की जो मात्रा है वो भी लिमिटेड, जितनी ज़रूरत है उतनी दी जाए। और डायबिटीज बिल्कुल स्ट्रिक्ट कंट्रोल, बहुत ही ज़्यादा डायबिटीज का कंट्रोल रहे और आसपास पेशेंट की सफाई रहे। और जो भी ऑक्सीजन का कैनुला इस्तेमाल करते हैं वो उसका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कैनुला का, उसकी बराबर कैनुला की जो नेजल कैनुला या ऑक्सीजन मास्क से ऑक्सीजन दे रहे हैं, जिस भी माध्यम से ऑक्सीजन दे रहे हैं उसका भी साफ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। इन सब चीज़ों से ही ब्लैक फंगस से बचा जा सकता है। और अगर ब्लैक फंगस रिलेटेड कोई भी सिम्टम आता है, जैसे एक साइड चेहरे के एक साइड में दर्द या एक आंख में सूजन, यूनिलेटरल जनरली एक साइड ही इन्वॉल्व करता है, या तो एक तरफ की आंख, शुरुआत उसकी नाक से होती है, नाक में सूजन आएगी, फिर आंख में सूजन आएगी, आंख एकदम ऐसे लगे कि बाहर निकलने वाली है। इसके बाद हो सकता है कि शुरुआत में केवल दर्द के साथ आए, दर्द वो भी एक साइड ही होगा, बहुत तेज दर्द होगा। इसके बाद नाक में सूजन, कान में सूजन, आंख का बाहर निकल आना, ये सब समस्याएं होने लगती है। तो जैसे भी थोड़ा बहुत भी दर्द हो या सूजन आए एक तरफ चेहरे के, तो तुरंत ही डॉक्टर को बताएं। ठीक है डॉक्टर, यानी कि इससे सबसे ज़्यादा खतरा अगर ब्लैक फंगस का बताया जा रहा है तो वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए है। नॉर्मल जो पेशेंट्स हैं उनमें बहुत कम ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिनको ब्लैक फंगस से डील करना पड़ रहा है। डॉक्टर गीता जी, तो जो कोई भी फंगस इन्फेक्शन होता है वो जो लो इम्यून पेशेंट होते हैं उन्हीं को ज़्यादा इफेक्ट करता है। और इस केस में ये होता है कि ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट है, स्टेरॉइड ऑलरेडी पेशेंट की इम्यूनिटी लो करता है, तो ये दोनों चीजें बहुत ही घातक होती हैं फंगस के हिसाब से। जनरली में तो ये फंगस बहुत ही मामूली फंगस होता है, नॉर्मल पेशेंट में बहुत ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी कम होगी इसमें बहुत एग्रेसिव होता है, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव, जानलेवा होता है। चलिए ठीक डॉक्टर गीतम और डॉक्टर अंकित, आप दोनों का बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए और इंडिया न्यूज़ ओपीडी का हिस्सा बनने के लिए और हमारे दर्शकों के सभी सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल यहाँ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।